एसएससी एग्जाम 2025 में क्वेश्चन पूछा गया जो बीएसए से था। एसएससी की एग्जाम जो एडुकेटिव पैटर्न है उसमें बीएसए, बीएनएस और बीएनएसएस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बीएसए से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं क्या है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए साक्ष्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देता है, यानी टेक्नोलॉजी पर ओवरऑल जोर देता है। यह विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए प्रासंगिक है, यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग किस पर सबसे ज्यादा प्रासंगिक होगा, रिलेवेंट होगा। तो टेक्नोलॉजी क्या हैंड रिटन पर होगा, ओरल पे होगा या फिजिकल एग्जीबिशन पे होगा। टेक्नोलॉजी है तो वो डिजिटल डेटा को प्रमाणित करेगा। तो डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर ये चीज प्रमाणित करने पे जोर दिया गया है। अब क्या है इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। पहले समस्या क्या थी? समस्या ये थी कोई भी डिजिटल डेटा था उस पर विश्वास आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो आसानी से उसमें एडिटिंग हो सकता है, उसको मिटाना संभव है। लेकिन अब बीएसए किस चीज पर जोर दिया है कि टेक्नोलॉजी को प्रामाणिकता करना है, यानी जो भी आप साक्ष्य, अगर वीडियो कोई भी चीज का है या कोई भी मैसेज है, अगर उसको आप लाना चाहते हैं, कोर्ट में पेश करना चाहते हैं और उसको एक भरोसेमंद साक्ष्य के रूप में दिखाना, सबूत के रूप में दिखाना चाहते हैं, तो उसको सबसे पहले आप सर्टिफाइड कराना पड़ेगा। सर्टिफिकेट मिलना इसलिए जरूरी है कि ताकि कोर्ट भरोसा कर सके कि वो उसमें कुछ भी फेर बदल नहीं हुआ है। तो ये भरोसेमंद साक्ष्य के रूप में अब जो भी चीजें हैं उनको माना जा रहा है, जो भी टेक्नोलॉजी यानी डिजिटल ओरिएंटेड है। क्या क्या है तो उसको समझते हैं। टोटल 10 पॉइंट इसमें है जो मतलब पूरे पूरे बदलाव के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो पहले क्या था कि 150 साल पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पहले क्या था, इंडियन एविडेंस एक्ट था 1972। उसको अब चेंज करके क्या कर दिया गया है, बीएसए 2023 किया गया है। तो क्या पूरा उसमें जो भी प्रावधान था सब हटा दिए गए? ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजों को हटाया गया है, बहुत सारी चीजों को जोड़ा भी गया है। और अब इस समय जो भी कानून है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, बीएसए है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। 1872 आईए बदला हुआ है, बीएसए हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में माना गया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में माना गया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को एक तरीके से मजबूती से एक्सेप्टेंस मिली है, लेकिन उसको सर्टिफाइड कराना जरूरी है। उसको पहले चेक करवाना जरूरी है कि वो सही है कि नहीं, तभी आप उसको पेश कर सकते हैं। तो प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस, डिजिटल रिकॉर्ड को अब प्राइमरी साक्ष्य का दर्जा मिला, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है इससे। दस्तावेज की व्यापक परिभाषा, यानी जो भी ये डिजिटल दस्तावेज हैं यानी डॉक्यूमेंट हैं, इनको हम ईमेल, सर्वर लॉग, मैसेज, लोकेशन डेटा इसमें शामिल है। टोटल डिजिटल में ऐसा नहीं है, ईमेल भी शामिल है, सर्वर, मैसेज, सब चीज़ों को। ये सिर्फ नहीं है कि आप केवल वीडियो ही दिखाएंगे तभी माना जाएगा। ये सब चीज़ें भी प्राइमरी में आती हैं। डिजिटल साक्ष्य स्वीकार्यता धारा 63, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए धारा 63 का प्रमाण पत्र अनिवार्य है, यानी जब तक आप सेक्शन 63 के तहत प्रमाण पत्र नहीं लाते तब तक उसको माना नहीं जाएगा कि वो सही है, यानी कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसको सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा, सर्टिफाइड कराना पड़ेगा, यानी कोई भी गवर्नमेंट बॉडी होगी जो पूरा चेक करती होगी डिजिटल साक्ष्य सही है कि नहीं, उसके बाद वो सर्टिफिकेट देगी, तभी आप उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं। वर्चुअल गवाही, यानी पहले क्या था, पहले वाले एक्ट में ऐसा नहीं था, लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी गवाही दिया जा सकता है। ये सब पॉइंट बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, जब आप क्वेश्चन या मॉक टेस्ट देंगे तो आपको वो दिखेगा भी। द्वितीयक साक्ष्य के नियम, मूल के अभाव में द्वितीयक साक्ष्य स्वीकार होने की स्थितियां स्पष्ट हैं। जब मूल साक्ष्य नहीं मिलेगा तभी द्वितीयक एक्सेप्ट होगा, वो भी ये भी देखा जाएगा कि उसमें कुछ फेर बदल ना हो, एकदम ओरिजिनल जैसा ही हो। 7वां है संयुक्त ट्रायल का प्रावधान, सह आरोपियों के इकबालिया बयान पर नियम स्पष्ट है। पहले क्या होता था, जैसे दो व्यक्ति अपराध किए हुए हैं, तो एक व्यक्ति मान लीजिए पकड़ा गया, एक व्यक्ति फरार है। अब एक व्यक्ति को कोर्ट में लाया गया, अब वो चीज एक्सेप्ट किया है कि हमने और उसने मिलकर कुछ अपराध किया। तो उसमें क्या होता था कि उस समय ये प्रावधान नहीं था कि आप दोनों व्यक्ति के ऊपर केस उस समय चल सकता है, लेकिन अब क्या हुआ है
कि अब सह आरोपियों को मतलब दो दो व्यक्ति को एक ही साथ कोर्ट में बुलाकर सुनवाई हो सकती है। तो ये सह आरोपियों के इकबालिया बयान पर नियम स्पष्ट किया गया कि इसमें क्या क्या प्रावधान है कि दो व्यक्ति का ट्रायल कैसे होगा, और एक व्यक्ति अगर ये बोल देता है कि मैंने और उसने मिलकर अपराध किया और वो भले कोर्ट में ना आए, उसको बुलावा भेजा गया हो, फिर भी उसके लिए एक सबूत मतलब मजबूत सबूत माना जाएगा और उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है उसमें। 8वां क्या है, औपनिवेशिक भाषा का अंत, यानी जो भी कॉलोनियल लैंग्वेज थे उसको खत्म किया गया है। पुरानी जटिल भाषा हटाकर आधुनिक यानी मॉडर्न शब्दावली यानी भारत ओरिएंटेड जो भी शब्द हैं उसको जोड़ा गया है। पहले क्या था, वो पूरा पूरा इंग्लिश ओरिएंटेड था। इंग्लिश कानून 1872 में, तो समझ रहे हैं कौन व्यक्ति वो कानून बनाया होगा। उसके बाद 9वां आता है फॉरेंसिक पर जोर। विश्वसनीयता के लिए फॉरेंसिक विज्ञान के उपयोग पर बल दिया गया है, यानी 7+ ईयर के जितने भी सजा हैं उस पर फॉरेंसिक अनिवार्य है। 10वां क्या है, लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2024 को उसको लागू किया गया। तो इसको अगर ध्यान रखते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।